आज हम लोग क्वांटम मैकेनिक्स के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं, दैट इज पार्टिकल्स। क्योंकि क्वांटम मैकेनिक्स में जैसे पार्टिकल्स को डिफाइन किया जाता है एंड क्लासिकल मैकेनिक्स में जैसे पार्टिकल्स को डिफाइन किया जाता है, क्या यहाँ पे कोई ऐसा डिफरेंस है कि जो कि हमें समझने इन ऑर्डर टू ट्रूली अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ मैटर, द वेव पार्टिकल ड्युअलिटी एंड ऑल दैट स्टफ। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म एंड ऑफन इसका मतलब हम लोग समझते नहीं है कि एक पार्टिकल का मतलब होता क्या है। इज इट एनीथिंग दैट यू कैन ऑब्जर्व और एनीथिंग दैट यू कैन सी? क्या वही एक पार्टिकल होता है? दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू बी डिस्कसिंग। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी गेट टू पार्टिकल्स इन क्लासिकल मैकेनिक्स। क्लासिकल मैकेनिक्स में कैसे पार्टिकल्स को डिफाइन किए जाते हैं? वेल वी कैन लुक एट दैट। क्लासिकल मैकेनिक्स में पार्टिकल्स को जैसे डिफाइन किया जाता है इज दैट यू हैव एन ऑब्जेक्ट and well considering point particles, and इस object को अगर ये travel some distance or something like that, what I can say is that I can say it is all concentrated at a point. ये पूरा एक point पे concentrated है। अगर ये जो distance travel करता है ये बहुत ही ज्यादा है particle की size के comparison में। So I define a particular point which I call the center of mass of the particle and I say कि ये एक्चुअल में यहाँ पे लोकेटेड, सो द बॉडी ये अपनी सेंटर ऑफ मास पे सिचुएटेड है और समथिंग लाइक दैट। एंड देन व्हाट विल आई डू इज कि मैं इस बॉडी के मोशन को स्टडी करता हूँ अकॉर्डिंग टू द मोशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास। कि बॉडी अगर व्हेन आई से कि ये बॉडी एक्सेलरेट करता है, सो आई से सेंटर ऑफ मास एक्सेलरेट करता है, और इवन दैट इज एक्चुअली व्हाट आई मीन बाय इट, राइट। सो पार्टिकल्स को हम लोग स्पेशली डिफाइन नहीं करते, वी से कि कोई भी ऑब्जेक्ट एक पॉइंट पार्टिकल माना जा सकता है अगर उसके पास बेसिकली वो जो डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है तो उसके साइज के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा, एंड ऐसे हम लोग कंपैरिजंस करते हैं ऑफ साइजेस एंड ऑल दिस काइंड ऑफ थिंग्स। लेकिन when we get to systems of particles deep down to rotations inside the body, we say कि इस बॉडी के अंदर कई सारे पार्टिकल्स हैं। एंड व्हाट डू वी मीन बाय अंदर कई सारे पार्टिकल्स हैं? व्हाट वी मीन इसके अंदर एटम्स हैं, इसके अंदर मॉलिक्यूल्स हैं, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं, प्रोटॉन्स हैं, न्यूट्रॉन्स हैं। सो दीज आर ऑल एलिमेंट्री पार्टिकल्स। तो ये सारे तो क्वांटम पार्टिकल्स हैं, तो इन्हें आप डिफाइन कैसे करोगे? सो लेट मी टेल यू द मोस्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड डेफिनेशन ऑफ अ पार्टिकल इन फिजिक्स इज कि कोई भी चीज जिसके पास एक मोमेंटम होता है एंड उससे एसोसिएटेड एनर्जी होती है, सो इट हैज मोमेंटम एंड एनर्जी। वेल एनी पॉइंट लाइक थिंग जिसके पास ऐसी चीज है दैट इज अ पार्टिकल। सो एनी पॉइंट लाइक थिंग दैट यू हैव एंड इट हैज अ मोमेंटम एंड इट हैज एनर्जी टू इट, ये एक पार्टिकल है। तो यहाँ पे क्वांटम मैकेनिक्स में क्या डिफरेंस आता है पार्टिकल्स का इन कॉन्ट्रास्ट टू क्लासिकल मैकेनिक्स? क्या डिफरेंस आता है इज दिस कि क्लासिकल मैकेनिक्स में पार्टिकल्स के पास पहली चीज, यहाँ पे हम लोग नॉन रिलेटिविस्टिकली चीजें देखते हैं, सो वी वांट इंक्लूड रिलेटिविटी व्हेन टॉकिंग अबाउट क्वांटम क्लासिकल मैकेनिक्स। तो क्लासिकल न्यूटनियन मैकेनिक्स में या फिर लैग्रैंजियन और हैमिल्टनियन। सो बाय क्लासिकल मैकेनिक्स आई मीन नॉन रिलेटिविस्टिक क्लासिकल मैकेनिक्स, यहाँ पे रिलेटिविटी इंक्लूडेड नहीं है। सो इन दैट यू से वेल एन ऑब्जेक्ट हैज अ मोमेंटम एंड इट इज गिवन बाय द मास ऑफ दैट ऑब्जेक्ट टाइम्स इट्स वेलोसिटी, एंड आई से कि यही ऑब्जेक्ट को अगर मैंने मान लिया अपने सेंटर ऑफ मास पे सिचुएटेड है, या फिर अगर सेंटर ऑफ मास पे सिचुएटेड नहीं भी है, ये खुद एक पॉइंट पार्टिकल है, कि ये इसे खुद एक पॉइंट माना जा सकता है। एंड आई से कि इस पॉइंट के पास एक मास है m एंड इसके पास एक वेलोसिटी है v, सो इसके पास एक मोमेंटम होगा m टाइम्स v। एंड अगर ये पॉइंट किसी दूसरी चीज इन द यूनिवर्स के साथ इंटरेक्ट नहीं करते, मतलब यहाँ पे कोई दूसरे फोर्सेस इस पे एक्ट नहीं कर रहे हैं, तब इसके पास सिर्फ एक एनर्जी होगी जो कि इसकी मोशन की एनर्जी होगी और दूसरी कोई फॉर्म की एनर्जी नहीं है इन नॉन रिलेटिविस्टिक क्लासिकल मैकेनिक्स। सो यू से कि इसके पास एक काइनेटिक एनर्जी है T इक्वल्स हाफ mv स्क्वायर। So this is the momentum and this is the energy of the particle. इन्हें relate करते हैं कि the kinetic energy equals the momentum squared over 2m, and that is classical mechanics relation between momentum and energy of a particle.
लेकिन यही चीज अगर मैंने रिलेटिविस्टिक क्लासिकल मैकेनिक्स में देखा, सो व्हाट वी मीन बाय दैट इज कि दिस इज अ नॉन रिलेटिविस्टिक इक्वेशन। वेल, रिलेटिविटी में काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम का कुछ थोड़ा सा डिफरेंट रिलेशन होता है, इन द सेंस दैट कि किसी भी ऑब्जेक्ट के पास या फिर किसी भी पॉइंट के पास जस्ट फ्रॉम द फैक्ट कि उसके पास एक मास है, उसके पास एक इनहेरिटेड एनर्जी होती है अपनी मास की वजह से। मतलब ये चौक यहाँ पे है तो द फैक्ट कि ये चौक एग्जिस्ट करता है, तो अगर ये रेस्ट पे भी है तो इस चौक के अंदर उतनी अमाउंट की रेस्ट एनर्जी होगी। जब ये मोशन में होगा तो मोशन की वजह से इसके पास जो एनर्जी है विच इज द काइनेटिक एनर्जी, उससे मैंने ऐड किया उस एनर्जी के साथ जो कि इसके पास ही जब ये रेस्ट पे था, द रेस्ट एनर्जी, तब मुझे टोटल एनर्जी ऑफ द चौक मिलेगी व्हेन इट इज इन मोशन। एंड व्हाट इट मींस इज मैथमेटिकली कि किसी भी ऑब्जेक्ट की जो टोटल एनर्जी है इसे हम लोग लिख सकते हैं दिस स्क्वेयर्ड, एक्चुअली द टोटल एनर्जी स्क्वेयर्ड। इसका और मोमेंटम स्टफ का रिलेशन कुछ ऐसा होता है, इट इज एम नॉट, वेर एम नॉट इज द रेस्ट मास। जब ये रेस्ट पे है इसके पास कितना मास है, इट इज एम नॉट सी स्क्वेयर्ड होल स्क्वेयर्ड प्लस, एंड नाउ दिस इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल, वेल दैट इज पीसी होल स्क्वेयर्ड. So you have the rest energy of the particle plus the kinetic energy of the particle is the total energy of a particle. अब एक चीज यहाँ पे देखो, हम लोग पोटेंशियल एनर्जी को इंक्लूड नहीं करें, एंड व्हाई इज दैट सो? सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि पोटेंशियल एनर्जी तब अराइज करती है जब कोई बॉडी किसी दूसरी बॉडी के साथ इंटरैक्ट करती है, लेकिन यहाँ पे सिंस कोई ऐसा इंटरैक्शन नहीं हो रहा है, हम लोग एक सिंगल पॉइंट की बात कर रहे हैं जो कि किसी दूसरे पॉइंट के साथ इंटरैक्ट नहीं कर रही है, पोटेंशियल एनर्जी का कोई कंसेप्शन नहीं होगा। प्लस पोटेंशियल एनर्जी किसी एक पॉइंट को बिलोंग नहीं करती है, तो ऐसा कहना कंप्लीटली इनवैलिड है कि इस चौक के पास कोई पोटेंशियल एनर्जी है। इट्स लाइक नो, इस चौक के पास कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं है। अगर इसके पास कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, वेल इट इज एट अ सर्टेन हाइट, यू नो, एंड वेल यू से कि इसके पास पोटेंशियल एनर्जी होगी तभी तो जब इसे मैं बेसिकली यहां से लीव कर देता हूं एंड ये नीचे गिरता है वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है। तो ये पोटेंशियल एनर्जी इस चौक की नहीं है, बल्कि इस चौक और इस अर्थ की कंबाइंड पोटेंशियल एनर्जी है, जो कि ये इंटरैक्शन हो रहा है चौक के बीच और अर्थ के बीच। एंड जब चौक एंड अर्थ एक दूसरे पे फोर्स एक्सर्ट करते हैं, उस फोर्स को हम लोग एज अ पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन रिप्रेजेंट कर सकते हैं यूजिंग सम डेरिवेटिव्स, ग्रेडियंट इज कॉल्ड। एंड जब मैं इस चौक को ऐसे छोड़ता हूँ, ये चौक नीचे गिरता है एंड इस फोर्सेस एक्ट करते हैं, तो जैसे ही नीचे गिरेगा इसकी पोटेंशियल एनर्जी उससे कम होती है एंड काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है। इट इज एक्चुअली कि इस चौक की और अर्थ की पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है और ये इस चौक की काइनेटिक एनर्जी में जा रही है। वेल अर्थ भी थोड़ा सा मूव करेगा बट दैट इज नेग्लिजिबल। सो सिंस यहाँ पे एक पॉइंट की इंडिविजुअली बात हो रही है कि वो पॉइंट कितना एनर्जी पोजेस करते हैं, इट इज इट्स वेल काइनेटिक एनर्जी की मोशन में है तो इसके पास एनर्जी है प्लस इसकी रेस्ट एनर्जी। द थिंग इज कि इस चीज को इनफैक्ट इसके रिलेटिविस्टिक मास टाइम्स सी स्क्वेयर्ड का होल स्क्वेयर भी लिखा जा सकता है। द टोटल एनर्जी इज अ रिलेटिविस्टिक well mass times c squared, and so you can basically write this equation, ये हमारा रेस्ट मास है, ये रिलेटिविस्टिक मास है, this is the kind of relation. now अगर यहाँ पे देखते हो कि अगर मेरे पास कोई भी वेल ऑब्जेक्ट है, इसके पास टोटल एनर्जी ई स्क्वेयर, रिलेटिविस्टिक मास यू नो को लिखा जा सकता है as of how can you even write it? Relativistic mass can be written well as m naught over the square root of well 1 minus v square by c square. This is how you define relativistic mass. And since आप relativistic mass को ऐसे define ही करते हो, you basically say इसके पास relativistic momentum कितना है. It basically has the relativistic momentum which is defined as the relativistic mass times the velocity of the object. So it must equal m naught times v over the square root of 1 minus v square by c square. And now hear me out कि relativistic mass actually में एक valid concept नहीं है physics का. No, it's actually like ऐसी कोई चीज exist नहीं करती है जो कि आप relativistic mass बोलते हो. It is actually the momentum. जैसे वो object मूव करता है तो वो ज्यादा मोमेंटम एक्वायर करते हैं अपनी मोशन की वजह से,
and this momentum is not simply its rest mass times velocity, rather इस फॉर्मूला के थ्रू गिवन होते, just to make the equation simpler ऐसे डिफाइन किया जाते, but you have to understand कि relativistic mass आपको ऐसा कुछ डिफाइन नहीं करना है, you need to directly write that the momentum is defined as the rest mass times the velocity over this root factor. तो ऐसे हम लोग डिफाइन करते हैं, देन यू हैव ऑल दिस काइंड ऑफ रिलेशन। अब देखो, अगर हमारे पास कोई पार्टिकल है जिसका जीरो रेस्ट मास है, मतलब अगर वो रेस्ट पे है तो उसका जीरो मास है, इन दैट केस दिस टर्म बिकम्स जीरो राइट हियर, एंड वेल इन दैट केस व्हाट यू फाइंड इज दैट E इक्वल्स PC. So we have carried out all that momentum stuff and everything, but here another interesting thing is कि अगर किसी चीज के पास रेस्ट मास जीरो है तो उसकी जो एनर्जी होगी वो उसके मोमेंटम टाइम्स स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल होगी। एंड द इंटरेस्टिंग थिंग इज कि ऑफन हम लोग देखते हैं कि अगर इसके पास रेस्ट मास जीरो है तो इसका जो मोमेंटम भी होना चाहिए वो जीरो होना चाहिए, या फिर टोटल एनर्जी जीरो होना चाहिए, बट दैट इजंट ऑलवेज द केस, क्योंकि एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के पास एनर्जी होती है डिस्पाइट द फैक्ट कि इसका जो रेस्ट मास होता है वो जीरो होता है। वेल द रेस्ट मास जीरो होता है क्योंकि उसके लिए रेस्ट मास की कोई डेफिनेशन हो ही नहीं सकती, क्योंकि वो कभी रेस्ट पे होगा नहीं। एंड दिस इज द थिंग वेयर यू स्टार्ट डिफाइनिंग व्हाट इज अ पार्टिकल इन क्वांटम मैकेनिक्स, क्योंकि अगर आपने एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को कंसिडर किया, सो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड अगर आप देखते हो, इट बेसिकली गोज लाइक दिस। So I'm not able to really draw it that well. In fact इस B को हम लोग कुछ ऐसे ले लेते हैं, that is something else. तो यहाँ पे ये oscillate, electric field oscillate करती है, magnetic field oscillate करती है. I can't draw the figure that well, that properly. So you just consider कि electric field ऐसे oscillate कर रही है, magnetic field ऐसे oscillate कर रही है, and perpendicular directions to each other. And जब ये oscillations हो रहे हैं, well you know कि तभी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैरी होती है अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल्स इक्वेशंस। एंड द फैक्ट कि एक वेव है, यू नो कि एक वेव इज डिफाइंड टू बी समथिंग जो कि अपने साथ एनर्जी और मोमेंटम कैरी करती है। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ वेव एंड पार्टिकल इन क्लासिकल मैकेनिक्स? क्लासिकल फिजिक्स में वेव एंड पार्टिकल का डिस्टिंक्शन कुछ ऐसा है कि यहां पे मान लीजिए आपके पास एक स्ट्रिंग है एंड आपने क्या किया है कि इससे थोड़ा यू जिगल इट अप एंड डाउन, तो आपको पता है कि एक पल्स क्रिएट होगी जो कि आउट इस डायरेक्शन में ट्रैवल करती है। अगर इस सिंगल पल्स को मैंने एक वेव ट्रीट किया या फिर और कई सारी पल्सेस हैं, सो दे आर बेसिकली ट्रैवलिंग टू द राइट हियर, तब आपको पता है कि ये सारे इंडिविजुअली एट द एंड ऑफ द डे ये पूरी स्ट्रिंग पार्टिकल्स की बनी है, ये पूरी स्ट्रिंग पार्टिकल्स की बनी है। ये जो वेव है ये एक्चुअल में वो एनर्जी हैंड, वो मोमेंटम है जो कि प्रोपगेट करी है पार्टिकल्स के थ्रू। तो वेव को पार्टिकल्स की जरूरत पड़ती है इन ट्रैवर्सिंग थ्रू दिस मीडियम। दैट इज द डिस्टिंक्शन बिटवीन अ वेव एंड अ पार्टिकल इन क्लासिकल मैकेनिक्स। क्लासिकल मैकेनिक्स में एक वेव को पार्टिकल्स की जरूरत पड़ती है इन ट्रैवर्सिंग, क्योंकि ये जो वेव के पास एनर्जी होती है, वेव इज व्हाट, इट इज बेसिकली वो जो एनर्जी है जो कि उस डिस्टर्बेंस की वजह से प्रोपगेट करिए, वो एनर्जी प्रोपगेट करिए, वो मोमेंटम प्रोपगेट कर रहा है पार्टिकल्स की कोलिजन या फिर उनके इंटरेक्शन की वजह से जस्ट नेक्स्ट टू ईच अदर। तो यहाँ पे एक पार्टिकल है, एक पार्टिकल इसको आया, इधर से हिट किया, इसके पास वो एनर्जी मोमेंटम आ गई, ये पार्टिकल इसको हिट किया, इसके पास एनर्जी मोमेंटम आ गई, वो उसको हिट किया, उसके पास वो एनर्जी मोमेंटम आ गई, एंड ऐसे चल रहा है। तो ये जो पूरा प्रोसेस है इसको हम लोग बोलते हैं कि एक वेव प्रोपगेट करिए इस डायरेक्शन में। That is the thing. So that is the classical conception of a wave or particle. अब Maxwell equations tell you of the electromagnetic waves. So it is something like this कि जब electric and magnetic fields oscillate करती हैं, so they carry energy with themselves. The energy of the particle, of the charge जिसकी electric and magnetic field will oscillate कर रही है, एंड इस चार्ज की जो एनर्जी कैरी आउट करते हैं, जाके किसी भी चीज पे लेट्स से स्ट्राइक करते हैं,
तब ये उस चीज को के अंदर के जो चार्जेस हैं उन्हें ऑसिलेट कराते हैं, एंड वेल व्हेन दे मेक दैट ऑसिलेट, दैट मे गो एंड मेक समथिंग अदर ऑसिलेट, और दैट मे गो एंड मेक समथिंग एल्स ऑसिलेट, एंड ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, वेल यू फाइंड इट हियर कि ये खुद एनर्जी एंड मोमेंटम कैरी करती है, या फिर इसे डिफाइन किया जाता है कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज बेसिकली काइंड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड अ मैग्नेटिक फील्ड जो कि ऐसे ऑसिलेट करी एंड अपने साथ एनर्जी एंड मोमेंटम कैरी कर सकती है, जो कि बाद में दूसरे मैटर के साथ इंटरेक्शन पे उन्हें ये एनर्जी और मोमेंटम प्रोवाइड करता है. दैट इज अ वेव इन वेल क्लासिकल मैकेनिक्स, एंड पार्टिकल इज any point like thing that carries energy momentum. तो दोनों एनर्जी मोमेंटम कैरी करते हैं, बस एक वेव इज समथिंग दैट propagates it particle to particle, and particle is the point that is helping this wave propagate to itself. So that is the conception. अब यहाँ पे ये जो इक्वेशन पे हम लोग आगे, this is a really nice equation because it speaks of really light, क्योंकि जब मेरी एनर्जी P एंड टाइम C के इक्वल होती है, लाइट के केस में कुछ ऐसा होता है कि उनकी एनर्जी जीरो नहीं होती है, क्योंकि लाइट के ऑल्दो रेस्ट मास जीरो होता है, लेकिन व्हाट यू कैन से इज कि जो लाइट होती है, सिंस ये एनर्जी कैरी करती है, ये मोमेंटम भी कैरी करेगी, एंड बाय व्हाट रिलेशन, बाय दिस रिलेशन, एंड मैक्स प्लैंक कम्स अलोन एंड मैक्स प्लैंक गिव्स यू दिस इक्वेशन that well energy is equal to the Planck's constant times the frequency of that particular thing, and well this is h over lambda, the wavelength of light. So you get this de Broglie's relation. तो हम लोगों ने मैक्स प्लैंक का लॉ यूज किया that energy of an electromagnetic wave, or at least of a particle of the electromagnetic wave, क्योंकि you have to again understand वेव्स तो पार्टिकल्स को यूज करते हैं प्रोपगेटिंग, तो वहां पे कुछ पार्टिकल्स इन्वॉल्व होना चाहिए, एंड यहाँ पे जो वेव हो रही है ये प्रोपगेट कर रही है, ये तो खुद पार्टिकल्स ऑफ द स्ट्रिंग को यूज कर रही है, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में कैसे होगा? सो वेल वी से जब ये चार्ज ऑसिलेट करते हैं, यहाँ से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपगेट करती है, यू से कि इसे प्रोपगेट कराने के लिए कुछ पार्टिकल्स, मीडियम हो या ना हो, कुछ तो पार्टिकल्स चाहिए जो कि इसे प्रोपगेट करा रहे हैं, then you से ये खुद particles of light ही हैं, and the particles of the light that are here, इनके पास आप define कर सकते हो कि कुछ momentum है जो कि आगे जा रहे in well the direction of the oscillating electromagnetic field, and एक particle of light के पास इतना momentum होता है, and एक particle of light के पास इतनी energy होती है, and that is the energy of a particle of light and the momentum of a particle of light. So since it has momentum, it has energy, well it is a particle, that is what you call a quantum of energy, and this particle itself, well it's called a photon. आपने पढ़ा होगा, well a photon is a bundle of energy, a packet of energy of light. It is completely true, for it carries energy, it also carries momentum, and then it's a particle. So a bundle of energy of an electromagnetic radiation is well the particle of that electromagnetic radiation, the fundamental particle of that EM radiation, that EM wave. तो quantum mechanics में भी at the end of the day आप particles को define करते हो, चीजें जिनके पास momentum होता है and energy होता है, and which are fundamental to the existence of that particular piece of matter. क्योंकि classical mechanics में हम लोगों ने किसी भी चीज को ऐसे approximate कर दिया, but you don't do that in quantum mechanics. Why? Because well you're already dealing with the smallest units of matter. आप atoms के साथ deal कर रहे हो, electrons के साथ, तो अगर इनके पास momentum and energy इनके पास है, well then these are particles. ये waves कब होंगी? यू से कि particles हैं तो ये wave की तरह भी behave करती हैं, या फिर ये waves भी हैं. well wave particle duality आज भी एक काफी misunderstood concept है in physics. So we'll be talking about wave particle duality in maybe some other video, but at least for now I would say, well, in quantum mechanics even particles are particles. Okay, particles are particles. अगर आपसे कोई कहते हैं, well, particles are waves or waves are particles, you need to understand particles are particles जो कि waves के जैसे behave करती हैं जब तक उन पे कोई measurement ना किया हो. So it is really a confusing concept, and so we'll have some video on that some other day. That was all for today's video of mine, where I explain you what exactly are particles in classical or quantum physics.
That was all for today's video of mine. Thanks to all of us.